everyone, this is me Sonia and today I am going to discuss about hypertension. So what is hypertension? Hypertension दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइपर का मतलब है हाई, टेंशन सिंपली इंडिकेट कर रहा है बीपी को। सो हाइपरटेंशन का मतलब है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लेवल क्या है और कितनी लेवल तक वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, और कितनी लेवल तक वो जब डिक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं एक चार्ट को जिसमें हमने क्लासिफाई किया हुआ है और कैटेगराइज किया हुआ है हाइपोटेंशन, नॉर्मल एंड हाइपरटेंशन को। सो पहले तो डिस्कस करते हैं कि हाइपरटेंशन को हम इंडिकेट किस तरह से करते हैं नंबर में। सो हाइपरटेंशन इज इंडिकेटेड इन सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक? सिस्टोलिक का मतलब सिंपली आप स्क्वीज से याद रख सकते हैं। स्क्वीज यानी व्हेन आवर वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू स्क्वीज एंड कंट्रैक्ट। हमारे वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको वो स्क्वीज करते हैं बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल वो ब्लड बाहर एओर्टा में भेजेगा और राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा। तो दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ स्क्वीज करते हैं। जब वो एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं और उस दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है उन वेंट्रिकल से उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। दूसरा है डायस्टोलिक। अब डायस्टोलिक इसके ओपोजिट है। अब इसमें जो वेंट्रिकल्स है वो लेग्स नहीं करेंगे, वो डीकम्प्रेस होंगे। डीकम्प्रेस का मतलब है अगेन उसमें ब्लड फिल होगा। तो जब उसमें ब्लड फिल होगा तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो उसके बाद आप एक दूसरी बात सोचें, ऊपर एट्रियम्स भी हैं। तो एट्रियम्स क्या कर रहे हैं? एट्रियम्स उस दौरान कंट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उनके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो नीचे वेंट्रिकल्स में जाए। तो उस दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इनको मिलाकर हम सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक बोलते हैं ब्लड प्रेशर को। नाउ व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? नॉर्मल में अगर सिस्टोलिक भी की बात करें तो 120 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 से कम होना चाहिए, यानी इतना होना चाहिए, या 120/80। उसके अलावा हाइपोटेंशन हम तब बोलेंगे जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो जाए। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी लो बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो गया है अपनी नॉर्मल लेवल से। देन हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे? तो पहले हाइपरटेंशन से एक प्राइमरी स्टेज आती है या फिर प्री स्टेज आती है हाइपरटेंशन की। तो प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 से 140 एंड डायस्टोलिक 80 से 90 तक बढ़ जाता है। उसके बाद स्टेज 1 स्टार्ट होती है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 160 की रेंज में होता है और डायस्टोलिक 90 से 100 तक होता है। देन स्टेज 2 होती है हाइपरटेंशन की, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 160 से भी बढ़ जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से बढ़ जाता है। देन लास्ट स्टेज आती है जिसको हम सीवियर हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंशन क्राइसिस भी बोलते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़कर 180 से भी बढ़ जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से भी बढ़ जाता है। इसको हम हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं और इसको आप लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम और चार्ट था जिसमें हमने कैटेगराइज किया है हाइपोटेंशन, नॉर्मल एंड हाइपरटेंशन को। उसके बाद हम दो टाइप्स डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन के, क्योंकि हाइपरटेंशन को हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो टाइप्स में, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो पहले डिस्कस करते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की। व्हाट इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन? अब प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन है हाइपरटेंशन में एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसकी मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसका कोई काज जो है ना वो हमें नहीं पता होता। तो अदर वर्ड्स में इसको हम
इसेंशियल या फिर आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलर जो काज है वो हमें नहीं पता होता, सो दैट्स वाई द काज इज़ अननोन। इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। और प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते, जड़ से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको उसका काज ही नहीं पता। तो काज जब किसी चीज़ का नहीं पता तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसको ख़त्म करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को जिसकी वजह से जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हो सकता है। तो उसके लिए आप याद रख लें एज ए निमोनिक रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर यानी निमोनिक के तौर पर याद कर लें, इनके पहले लेटर से हम आगे कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो रिस्क की आर स्टैंड करती है रेस। तो रेस में जो अफ्रीकन और अमेरिकन हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में वो सी फूड्स वगैरह लेते हैं। सी फूड्स में आपको पता है कि सोडियम और साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन में जा सकते हैं। देन उसके अलावा है आई स्टैंड फॉर इनटेक ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। ज़्यादा अमाउंट में कोई सोडियम इनटेक कर रहा है और अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो भी रिस्क पर है प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। स्मोकिंग इज़ द मेन रीज़न, और मेन काज स्मोकिंग की वजह से भी बहुत लोग हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं। और उसके अलावा कोई अपनी डाइट में पोटेशियम लो ले रहा है और विटामिन डी लेवल भी लो है उसकी डाइट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हार्ट की कंट्रक्शंस में हेल्प करता है। तो अगर पोटेशियम नॉर्मल लेवल से बॉडी में लो है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी हार्ट हार्ट जो है वो एबनॉर्मली वर्क करेगी और कंट्रैक्ट करेगी। उसके अलावा फैक्टर्स की एविडेंस करती है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसको हाइपरटेंशन है तो नीचे किसी चिल्ड्रंस को भी, यानी उसकी जो जनरेशन है उसको भी हो सकता है। एडवांस्ड एज वाले पीपल हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। और वो लोग जिसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है, कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अगर उनकी बॉडी में इंक्रीज़ हो गया है तो और वो भी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वेसल्स में अंदर जमा हो जाता है और उनको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। और वो लोग जो ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, टू मच कैफ़ीन कैन काज हाइपरटेंशन। ओबेसिटी यानी जो ज़्यादा ओबेस होते हैं, जिनका वेट बहुत बढ़ गया होता है, उनकी वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है तो वो भी हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ यानी वो लोग जो बहुत कम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो भी हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। और वो लोग जिनको स्लीप एपनिया का मसला है, उनको नींद नहीं आती, प्रॉपर वो नींद नहीं करते, या फिर कोई ऐसे लोग जो जिनको नींद तो आती है लेकिन उनको काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, सारी सारी रात बैठे रहे होते हैं, दिन को भी उनको नींद वगैरह नहीं आती, तो वो भी ज़्यादा रिस्क पर है हाइपरटेंशन के लिए। सो दिस वाज द ऑल अबाउट प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसके बाद सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंशन है इसका हमें डायरेक्ट काज पता होता है, क्योंकि ये ऐसे ही इसका जो किसी अननोन काज की वजह से नहीं होती, इसका पर डायरेक्ट जो काज है वो हमें पता होता है। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट काज और अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब वो कौन सी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है? तो पहले है क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि हमें पता है किडनीज़ का काम होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर किसी कारण की वजह से किडनी डैमेज हो गई है, क्रोनिकली वो डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है। हाइपो वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म, ये भी दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम्स में जो हार्मोन्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज़ करती है, उनमें उनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होता है जिसको हम मोस्टली प्री इक्लेम्सिया भी बोलते हैं। और सर्टेन ड्रग्स, अगर कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स कंटिन्यूअसली अगर कोई ले रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन सिंपली वो होती है जिसमें हमें उसके काज का पता होता है, उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का पता होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। देन डिस्कस करते हैं इसकी सिम्टम्स को कि हाइपरटेंशन में आपको कौन सी साइन और सिम्टम्स मिलती है।
तो सिम्टम्स में यूजुअली इट इज़ अ एसिम्टोमेटिक, और अदर वर्ड्स में हम हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं होती जिसकी वजह से आपको पता लगे कि ये हाइपरटेंशन का मरीज़ है। ओके, साइलेंटली होकर और साइलेंटली बंदे को किल भी कर देती है। अगर कोई आपको सिम्टम मिल रही हैं तो वो ये मिल सकती हैं। ब्लड विजन क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से जो आइज़ और रेटिना में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो रप्चर हो सकती हैं। रप्चर होने की वजह से वहाँ पर रेटिना डैमेज होकर ब्लड विजन हो सकती है उसमें। और ऊपर की साइड पर अगर आप प्रेशर से ब्लड भेज रहे हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंड नोज ब्लीड क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली और सडनली हाइपरटेंशन में क्या होता है, सडनली हाइपरटेंशन हो जाता है तो उस कंटिन्यूसली तो बीपी इंक्रीज नहीं हुआ होता ना। तो अगर सडनली बीपी इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से सडनली प्रेशर से जब ब्लड ऊपर की साइड जाता है तो उसकी वजह से नोज ब्लीड, जिसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं, वो भी हो सकती है। सो दीज आर द सिम्टम्स विच यू कैन सी इन द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, तो उसके बाद एजुकेशन से पहले हम डिस्कस करते हैं ओके, हाँ, ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स। अब किस तरह से ये जो साइंस हमें मिली है किस तरह से हो सकती हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से ऑर्गन किस तरह से अफेक्ट होते हैं। तो पहले हार्ट की बात करते हैं, विच इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्यों हो सकता है? बिकॉज ओवर वर्किंग ऑफ हार्ट मसल कैन इनलार्ज द वेंट्रिकल्स। जब हार्ट अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा काम परफॉर्म करेगी तो उसकी वजह से हार्ट मसल्स जो हैं ओवर वर्क करने की वजह से इनलार्ज हो जाएंगे, जिसमें वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो सकते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है। और स्ट्रोक क्यों? बिकॉज वीक एंड नैरो वेसल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वीक और नैरो वेसल्स could लीड टू रप्चर ऑफ वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं। जब वो रप्चर हो जाएं और ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना जा पाए तो उसकी वजह से ब्रेन में क्या होगा? स्ट्रोक होगा। क्योंकि हमें पता है ब्रेन में अगर थोड़े टाइम से ज़्यादा टाइम में अगर ब्लड नहीं जा रहा तो ब्रेन डेड हो सकता है, तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो हाइपर टेंशन में ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा है रीनल फेल्यूर हो सकता है। अब हाइपरटेंशन की वजह से रीनल फेल्यूर क्यों होगा? अगर क्यों हमें पता है कि हम किडनीज़ की तरफ ब्लड फ्लो करते हैं, ब्लड को सेंड करते हैं ताकि वो प्यूरिफाई हो, फिल्टर हो, ब्लड फिल्टर हो। सो टू मच ब्लड फ्लोइंग टू द किडनीज एट अ फास्ट रेट एंड हाई प्रेशर। आप फास्ट रेट से और हाई प्रेशर से ब्लड को किडनीज़ की तरफ फ्लो कर रही है तो किडनीज़ नॉर्मल जैसे काम परफॉर्म करती है, अब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया है तो उसकी वजह से किडनीज़ फेल हो सकती है। सो रीनल फेल्यूर कैन अकर ड्यू टू हाइपरटेंशन। देन व्हाट आर द विजुअल चेंजेस? अब विजुअल में हमारी विजुअल चेंजेस किस तरह से हो सकती हैं? तो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लड विजन और किसी चीज़ के ऊपर फोकस ना कर पाना, ये सारी चेंजेस हमें मिल सकती है ड्यू टू हाइपरटेंशन। सो दीज आर द ऑर्गन्स विच कैन अफेक्टेड ड्यू टू हाइपरटेंशन। अब डिस्कस करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को चेक किस तरह से करते हैं, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर चेक भी करना आना चाहिए। सो चेकिंग ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आपने स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है ओवर ब्रेकियल आर्टरी, और उसके अलावा जो कफ वगैरह है उसको भी लगाना है आर्म के ऊपर। सो पेशेंट शुड नॉट स्मोक और एक्सरसाइज। जब आप बीपी ले रहे हैं तो उस दौरान पेशेंट ने स्मोक नहीं कर रहा, और जब आप उसका बीपी ले रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले उसने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, क्योंकि उसकी वजह से आपको फॉल्स बीपी मिल सकता है। सो विद इन 30 मिनट ऑफ हैविंग देयर बीपी चेक्ड कुड लीड टू इन्फ्लेटेड बीपी। अगर आप 30 मिनट्स में उसका बीपी चेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेटेड बीपी भी काज कर सकता है, उसको लीड कर सकता है। सो अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है सिट इन अ चेयर विथ लेग अनक्रॉस्ड। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं ना क्रॉस करके, लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, तो उस क्लाइंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि लेग्स को अनक्रॉस करके चेयर पे के ऊपर बैठें और आर्म को हार्ट लेवल तक लाएं। देन करेक्ट साइज़ होनी चाहिए कफ की, क्योंकि अगर आपके कफ की साइज़ टू स्मॉल है तो टू स्मॉल कैन काज और कैन गिव यू फॉल्स हाई बीपी।
ठीक है, अगर कफ आपका बहुत स्मॉल है तो वो आपको फॉल्स और हाई ब्लड प्रेशर बता सकता है। और आपके पास अगर टू लार्ज है कफ तो वो आपको फॉल्स लो ब्लड प्रेशर बता सकता है। सो ये भी आपने करेक्ट साइज़ लेनी है कि कौन सा पेशेंट है, उसकी एज क्या है, उसकी साइज़ क्या है, आर्म्स की, उसके हिसाब से ही आपने कफ की साइज़ को यूज़ करना है। नो बीपी शुड बी एस्कल्टेटेड इन आर्म्स विथ मेस्टेक्टोमी। अगर उसकी आर्म में मेस्टेक्टोमी है या फिर हिस्ट्री ऑफ एवी शंट है, ब्लड क्लॉट्स हैं उसकी आर्म्स में, या फिर PICCO लाइंस या फिर कोई सेंट्रल लाइन वगैरह है, तो वहाँ पर उस आर्म में आप ब्लड प्रेशर एस्कल्टेट नहीं कर सकते। सो दीज वर सम टिप्स अबाउट चेकिंग ब्लड प्रेशर। उसके बाद डिस्कस करते हैं एजुकेशन। आप हाई ब्लड प्रेशर वाले वाले पेशेंट को कौन सी एजुकेशन दे सकती हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो सके। सो एजुकेशन में हमने उन पेशेंट को बताना है कि अपनी डाइट में सोडियम का इंटेक कम करें। ठीक है, जैसे सोडियम वो ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से सोडियम यानी नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि नमक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। देन अल्कोहल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी कंजप्शन को भी लिमिट में करना है। सो लिमिट अल्कोहल इनटेक। और वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उनकी स्मोकिंग को बंद करना है, स्मोकिंग कैसेशन। और उसके अलावा टीच हाउ टू मैयर बीपी एंड कीप अ रिकॉर्ड। जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं आपने उनको बताना है कि किस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को मैयर कर सकते हैं, और रोज़ के हिसाब से डेली आप अपना ब्लड प्रेशर मैयर करें और उसको रिकॉर्ड करके रखें कि आज मेरा इतना ब्लड प्रेशर था, दोपहर में इतना था, शाम को इतना था। तो वो अपने बीपी को रिकॉर्ड करके रखें ताकि ये पता लग सके कि कौन सी कंडीशन में कितना बीपी था, कौन सी कंडीशन में कितना बीपी था। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स फॉर वेट लॉस इफ़ नीडेड। अगर वो लोग जिनको हाइपर टेंशन मोटापे की वजह से हो रहा है तो उनके लिए हम कोई ऐसी उनको एक्सरसाइज बताएंगे जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हो। अगर जिनका वेट बहुत कम है तो उनको आप ये सारी एक्सरसाइज नहीं बताएंगे। अगर नीड में है तो उस दौरान आप उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे ताकि उनका जो वेट है वो लॉस हो जाए। लास्ट में डिस्कस करते हैं मेडिकेशंस। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक निमोनिक है, आप ABCDD याद कर सकते हैं। ए स्टैंड फॉर ACE इन्हिबिटर, जिसमें कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारी मेडिकेशंस आ सकती है। अब ACE की मेडिकेशंस में लास्ट में जो सफिक्स है तो उसमें PRIL आएगा, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये सारी मेडिकेशन ACE इन्हिबिटर्स हैं। इनका काम होता है कि ये एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 मज़ीद ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। जैसे उसकी फॉर्मेशन ब्लॉक होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी। देन B स्टैंड फॉर बीटा ब्लॉकर्स। नाउ व्हाट आर द बीटा ब्लॉकर्स। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इनके लास्ट में सफिक्स ओलोल आ जाती हैं। अगेन इनका काम भी होता है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन C स्टैंड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें हमारे पास एम्लोडिपाइन और डेलाटिजेम, ठीक है, पाइन और एमिल, ये उनके सफिक्स में आ सकती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। इनका काम भी ये होता है कि ये कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है वो कम हो सकती है। देन डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स का भी हम यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालेंगे जिसकी वजह से ब्लड नॉर्मल वॉल्यूम में आ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। देन लास्ट है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या है, डिगॉक्सिन हार्ट का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट, और उसको डिक्रीज़ करती है और उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज़ करती है ताकि जो हार्ट है वो, उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। ओके, तो डिगॉक्सिन का काम ये होता है जिसकी वजह से अगेन हाइपरटेंशन ट्रीट हो सकती है। सो दीज वर द मेडिकेशन विच कैन यूज़ टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, और अदर वर्ड्स में हम इनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में काम करती है, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो दिस वॉज द होल अबाउट हाइपरटेंशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।